हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं वेलकम करता हूं। और आज हमारा केमिस्ट्री का ये पहला सेशन है। मैं इस सेशन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दे देना चाहता हूं कि हम कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस पूरी सीरीज में मेरा अप्रोच क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके, कि मैं यहाँ पर हर चैप्टर को बहुत ही इजी वे में लेके जाना पसंद करूंगा। कि किसी भी चैप्टर की जो सबसे इजी प्रॉब्लम है, इजी से इजी प्रॉब्लम जहाँ दिक्कत आती है लोगों को, वहां से शुरू करते हुए हम कठिन प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर से आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करा दिए जाएं, और वो क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके नीट यूजी को लेके, नीट यूजी के रिस्पेक्ट में रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन कराया जा रहा हूं और वो आना है नहीं आपके में, तो फालतू की डिस्कशन यहां हम नहीं करेंगे। हम उसी करिकुलम को स्टिक करेंगे जो नीट यूजी फॉलो करता है। ठीक है, और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले, और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को मैंने कई पार्ट्स में डिस्कस किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही मैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पूरा डिस्कशन कर लूंगा। कई पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को ले आएंगे ताकि आप एब्जॉर्ब इजी से कर सकें। अब पता चला एक ही दिन में मैंने 700 क्वेश्चन करा दिए, 800 क्वेश्चन करा दिए, तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। एक दिन में इतनी सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती हैं। और ये जो पूरा सीरीज चलेगा, ये आपके ड्रॉपर्स के लिए भी फायदा करेगा। जो लोग 11th में हैं वो भी इसको इजीली कैप्चर कर सकते हैं, और जो 12th वाले हैं उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, है ना। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में भी मैं बता दूं। जैसे आज मेरी पहली क्लास है, तो आप लोग को पता नहीं होगा, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैं केमिस्ट्री में ही पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आप लोग बीएचयू का नाम सुने ही होंगे, तो मैंने बीएचयू से कर रखा है। साथ ही साथ मैंने केमिकल साइंसेज में CSIR नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी। और पिछले 7 सालों से मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने मेडिकल और इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेन किया हुआ है जो आज कॉलेजेस में हैं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज में डिस्कस करूंगा, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करने में टाइम लगेगा। साथ ही साथ मैं अपने प्लस प्लेटफॉर्म पे इन सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा भी बेटर वे में। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, और यहाँ आपको मिलते हैं सारे एजुकेटर्स। इसका फायदा क्या होगा, आप 2 साल के लिए जुड़ेंगे तो आपको वैसे भी फीस काफ़ी कम लगेगी। 1 और 2 साल के प्लान को आप प्रेफर करें, और फीस देख सकते हैं आप, अनअकैडमी की फीस नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप 2 साल के प्लान को लीजिए, और उसमें भी आपको, अगर आप मेरे कोड को यूज़ करते हैं, दैट इज SHUBH, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है कि सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर रेगुलर क्विजेस होते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप बाय द वे आपकी कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, देख करके फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शुरुआत आज का। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज केवल और केवल मोल का जो बेसिक होता है, समझ रहे हो ना। जैसे मोल में ही अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बनती हैं, रिडॉक्स की भी प्रॉब्लम्स बनती हैं तुम्हारे स्टोइशियोमेट्री पे, है ना। तो जाना चाहो तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही बेसिक रखूंगा लेक्चर को। ठीक है, मोल का मतलब वही जो पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर में जिस तरीके से डिस्कस किया हुआ है मोल को, उसको मैं रखने की कोशिश करूंगा ताकि एक एक बच्चा कॉप अप कर सके इजिली। जब मैं रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, रेडॉक्स वाले चैप्टर को यहाँ डिस्कस कर लूंगा, तब मैं मोल कंसेप्ट को और कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट को मिक्स करके एन फैक्टर वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको डिस्कस करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का मैंने पहला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है।
आज मैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी बता देना चाहता हूँ। आज हम एक क्विज टाइप का ही है जिसमें हम मोल की बेसिक प्रॉब्लम्स को, मोल से रिलेटेड जितना भी, एक आध फार्मूले की प्रॉब्लम भी आ सकती है, एवरेज एटॉमिक मास की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जहाँ मतलब सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, उन बेसिक्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 थ्राइस PO4, contains 3.18 moles of hydrogen atoms, है ना। अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल इज, तो कह रहा है कि अगर कोई सैंपल ऐसा लिया हुआ है जिसमें 3.18 तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने, ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अब देखो अमोनियम फॉस्फेट पहले एक बार देख लो, इसका ब्रेकअप देख लेते हैं। NH4 थ्राइस है और PO4 है ना। अब NH4 थ्राइस PO4 है, तो इसमें देखो एक, अगर मैं मोल लेता हूं अमोनियम फॉस्फेट का, तो इसमें तुम्हारे हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ जा रहे हैं, 12 मोल्स हाइड्रोजन के आ जा रहे हैं, और इसी में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 4 मोल ऑक्सीजन के, समझे। तो यानी कि अगर इस अमोनियम फॉस्फेट के बारे में मुझे हाइड्रोजन के टर्म्स में बताता, तो वो जब ये बताता कि 12 मोल हाइड्रोजन है, तब मैं ये मान लेता कि यार 1 मोल यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम फॉस्फेट होगा। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताता, तो अगर ये बोलता कि 4 मोल ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो इसका मतलब वो अमोनियम फॉस्फेट का कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो अगर 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन करेस्पॉन्ड करता है 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट को, तो ये बताओ 1 मोल हाइड्रोजन कितने अमोनियम फॉस्फेट को करेस्पॉन्ड करेगा, 1/12 मोल को करेस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो यहां पर तुम्हारा हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 3.18 दे रखा है, तो 3.18 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनियम फॉस्फेट को करेस्पॉन्ड करेगा, 3.18 मोल अमोनियम फॉस्फेट को करेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो तुमको ये पता चल गया कि अमोनियम फॉस्फेट के इतने मोल हैं। अब पूछा लेकिन क्वेश्चन में क्या, ऑक्सीजन एटम्स का मोल, तो भैया अगर अमोनियम फॉस्फेट का 1 मोल होता है, तो उसका 4 गुना ऑक्सीजन का मोल होता है, तो इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, तो 4 इंटू 3.18 डिवाइडेड बाई 12 मोल हो जाएगा। तो इसको कट करो तो 4 3 चाहिए होता है 31.06, तो यानी कि तुम्हारा ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 3.18 मोल हाइड्रोजन के करेस्पॉन्डिंग 1.06 मोल्स होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी of solution containing 3 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, और तुमको ग्लूकोज का मोलर मास दे दिया है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये इंटर रिलेशन हो गया ना एक तरीके से, कि आप मोलैलिटी निकालना, ये तो इजी क्वेश्चन है खैर, ठीक है। मोलैलिटी के लिए क्या करना था हमको, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बात कर रहा था कि यार जो इंटर रिलेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें अगर हम डेफिनेशन को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लें अपना, तो हमको वो जो रिलेशंस होते हैं ना 50 तरीके के, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट को चबा डालो बढ़िया से, ठीक है। अब ये देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा, ये तो सीधा क्वेश्चन है। मोलैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो अब देखो हमारा यहाँ पर सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है, और सोल्यूट का ही मोलर मास कितना दे रखा है, 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 180, मतलब कितना हो गया, 1/60 मोल तुम्हारा क्या है, सोल्यूट है। और दूसरी चीज क्या चाहिए तुमको, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी ध्यान रखना किलोग्राम में चाहिए, और दिया कितना तुमको, 30 ग्राम दे रखा है, तो इस 30 ग्राम को कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 kg
या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 10⁻⁻² kg, है ना। अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है, सिंपल वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन था। 3 इंटू 10⁻², उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 180, ये आ जाएगा 5/9, और 5/9 को जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.5555 आएगा। इसी को बराबर लिख लो कितना, 0.56। स्मॉल m पता ही है, मोलैलिटी को डिनोट करने के लिए होता है, या इसी को हम और क्या कर सकते थे, मोल पर केजी भी यूनिट होती है इसको, या इसी को मोलल भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.56 मोलैलिटी वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये है एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है। अब एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट जो होता है ना तुम्हारा, वो एलिमेंट नेचर में डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। तो हम जो एवरेज एटॉमिक मास डिनोट करते हैं उन सबके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करके करते हैं। तो देखो आओ, ये बहुत इजी चीज है, कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, और ये क्या है कि भाई इसका जो 200 वाला कंपोनेंट है वो पाया जाता है 90%, 199 वाला जो है वो पाया जाता है 8%, और 202 वाला जो है वो पाया जाता है 2%। तो कह रहा है द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स x इज क्लोजेस्ट टू। तो अब ये कैसे निकालते हैं, इसका देखो जनरल फॉर्मूला आता है एक, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, ठीक है, परसेंटेज इनटू उसके करेस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक वेट होगा डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अब अपने पास समेशन है कि कौन कौन सा है यार, 200 वाला जो है तुम्हारा 90% है, तो 200 इंटू 90 समेशन है तो प्लस करो, है ना। 199 इंटू 8% है ये, और 202 वाला कितना है भाई, इंटू 2 है डिवाइडेड बाई 100। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 199.96 के अप्रॉक्स आएगा। तो 199.96 कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो भाई इतना दिमाग तो होगा सबके पास कि जब इस तरीके की वैल्यू होती है तो उसको हमको क्या करना होता है यार, राउंड ऑफ करना होता है ना। तो 199.96 का राउंड ऑफ क्या होगा, 200 AMU। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कि इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 AMU विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, अब देखो ये भी मोल के फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। कहने को तो ये देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत लोग गलती मालूम है कहाँ करके आते हैं, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पर, कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है एटम, है ना, कभी कभी दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो नंबरिंग वाला क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन जल्दी जल्दी में तुमको करने होते हैं वहां पे 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और ओवरऑल करने होते हैं करीब करीब 180 क्वेश्चन। तो वहां गलती कर देते हो तो प्लीज अपने दिमाग का जो पैराशूट है उसको हमेशा ओपन रखो, ठीक है, ताकि गिर ना जाओ। तो आओ देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ना। जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम किसी चीज को इजी और किसी चीज को हल्के में लेके नहीं चलेंगे, समझ रहे हो ना, हर चीज स्टेप वाइज चल रहे हैं तो आराम से चलेंगे, ठीक है। शुरू से लेवल 1 से स्टार्ट करते हुए हम लेवल 10 तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लेवल 10 पे चढ़ोगे, है ना, तो पैर टूट जाएगा। देखो कह रहा है कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये सब H2 CO2 SO2 O3 क्या है, मॉलिक्यूल है। अब 8 ग्राम तुमको दिया हुआ हाइड्रोजन, तो भैया 8 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो गया भाई तुम्हारा 4 मोल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 64 ग्राम दिया हुआ है तुमको SO2, तो 64 ग्राम SO2 का मतलब कितने मोल्स हो गए, 64 डिवाइडेड बाई, भाई सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है यहाँ पे, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 कितना हो गया 64, ये कितना आ गया भाई 1 मोल, यानी कि तुम्हारा SO2 भी कितना है 1 मोल है। 44 ग्राम तुम्हारा दिया हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 होता है,
ये कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और 48 ग्राम दिया हुआ है ओजोन, O3 है तो O3 16 3 जा कितना होगा 48 होगा, तो यानी कि इसके भी कितने मोल हो गए 1 मोल। तो भैया मोल और नंबर में रिलेशन होती है ना अवोगैड्रो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आयन भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर। तो भैया नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 4Na मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाएगा भैया Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये भी Na हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो ज्यादा कौन है भाई ये, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट होगा, ये 8 ग्राम जो हाइड्रोजन है ना दिख रहा है सबसे कम मास है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी में है इस किए हुए ऑप्शन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये आ गया तुम्हारा बेसिक स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन, एकदम सिंपल स्टोइचियोमेट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम सिंपल से चलेंगे, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions। तो भाई जब भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आंख बंद करके सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि जिस भी रिएक्शन के बारे में वो बात कर रहा है उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख लें। तो भाई तुम्हारा है C3H8 और C3H8 का हो रहा है कंबशन, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो जरा इसको बैलेंस कर लो भाई, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 8 है तो ये 4 क्या बनेगा तुम्हारा H2O बनेगा। और लगे हाथ हम बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन को भी कि भाई ये 3 2 जा 6, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, तो यानी कि ये 5 हो जाएगा। तो अगर आपका 1 लीटर प्रोपेन है तो उसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए आपको चाहिए 5 लीटर ऑक्सीजन, और ये सीधा सीधा केवल इसी रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 1 लीटर प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए आपको कितने लीटर ऑक्सीजन चाहिए 5 लीटर चाहिए। तो 5 लीटर के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा जब बहुत कठिन नहीं है थोड़ा सा कठिन हो गया है ना, अभी तक बहुत बेसिक चल रहे थे हम। देखो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बहुत लोगों को इजी भी लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर था झोल, ठीक है उसको हम लोग देख लेते हैं। भाई देखो फिजिक्स में एक चीज पढ़े होगे कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भैया तुमको वॉल्यूम निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन क्या तुम्हें एक मॉलिक्यूल का मास पता है, तो अभी नहीं पता है। तो पहले आओ H2O पे देखते हैं। H2O का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, मतलब ये जो 18 ग्राम है वो 1 मोल का मास है। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे तुम्हारे वाटर के, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 6 × 23 मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम। तो भैया एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 × 23 ग्राम। तो इट मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास आएगा वो आएगा तुम्हारा 3 × 10⁻⁻23 ग्राम आएगा। तो बस यहीं पर था जो भी था, ठीक है। आपको एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का मास निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। सो वी सिंस डेंसिटी 1 है तो जो v वही होगा जो m होगा ना, तो बस यूनिट का फर्क आएगा, यूनिट ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 × 10⁻⁻23 मिलीलीटर, या फिर इसी को कह लो क्या सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कह लो क्या सीसी भी बोल सकते हैं ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in 1.6 ग्राम ऑफ CH4 टू दैट ऑफ 1.8 ग्राम, मतलब 1.6 ग्राम मीथेन और 1.8 ग्राम H2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 1.6 ग्राम मीथेन की बात करते हैं, है ना भैया। तो 1.6 ग्राम मीथेन का मतलब क्या हो गया, 1.6 डिवाइडेड बाई 16, 16 से डिवाइड क्यों करना हो, क्योंकि CH4 का मोलर मास 16 होता है, तो यानी कि ये है तुम्हारा 0.1 मोल CH4। तो 0.1 मोल CH4 अगर है तो कितने CH4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1.8 ग्राम H2O की बात करता हूं तो क्या होगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि ये भी तुम्हारा 0.1 मोल ही है। तो वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो CH4 जो है वो बना हुआ है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से। कार्बन को अगर देखो तो हम 12C6 लिखते हैं और इसको 1H1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन से, और एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर से एक आ रहा है, तो यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल कितना है, 0.1 Na है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इसमें Na इलेक्ट्रॉन्स है। Na का मतलब क्या, ओगेड्रो नंबर, है ना। उसी तरीके से अगर हम H2O की बात करें तो H2O का एक मॉलिक्यूल बना कैसे, देखो 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है और एक किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को क्या लिखते हो, ये, है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तुम्हारे किससे, ऑक्सीजन से आ गए। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में यहाँ भी कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन्स ये जो 1.8 ग्राम दिया हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ भी Na इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें भी Na इलेक्ट्रॉन दिए हुए अमाउंट में, इसमें भी Na इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हो, सेम बोलते हो ना, डबल ट्रिपल तो नहीं होगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये 2, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम होंगे ना। अब देखो ये है कि कह रहा है कि व्हेन X मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 मिलीग्राम, ध्यान देना ये क्या दिया हुआ है, मिलीग्राम दिया हुआ है, और मोल निकालते टाइम हमको जो मास चाहिए होता है वो ग्राम्स में चाहिए होता है। तो ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन में 200 मिलीग्राम्स दिया हुआ है ऑफ N2O, है ना, इतना दिया हुआ है, X मॉलिक्यूल इतने में से निकाल दिया गया, तो बचा कितना, इतने मोल बच गया है, तो कह रहा है कि कितना निकाला गया, है ना, मॉलिक्यूल के टर्म में बताना है ना। तो भाई तुम अगर कोई चीज 100 ग्राम लेते हो और उसमें से तुमसे कोई 20 ग्राम निकाल ले तो तुम्हारा कितना बचेगा, 80 ग्राम बचेगा ना। तो जितना तुमको दिया गया और उसमें से जितना निकाल लिया गया, बचे हुए अमाउंट को निकालने के लिए उसको घटाते ही हो ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक चीज लिख सकते हैं, अगर हम एंटिटी लिखना चाहें तो ऐसा कुछ रिलेशन आएगा कि नहीं आ जाएगा, मोल्स ऑफ N2O left is equal to moles of N2O taken minus moles of N2O removed, है ना। तो भैया लेफ्ट कितना है, देखो ये बोल रहा है ना 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना। और N2O कितना निकाला गया, तो मोल्स नहीं दिया हुआ है, मिलीग्राम दिया हुआ है, तो मिलीग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लो भैया। 200 मिलीग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास तुम N2O का लगाओगे। N2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 44, है ना, माइनस मोल्स ऑफ N2O रिमूव्ड। तो N2O रिमूव कितना किया गया, X मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए, तो यहाँ मोल में कन्वर्ट करने के लिए तुमको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है तुम्हारा 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये लगभग लगभग आ जाएगा तुम्हारा 4.55 समथिंग आएगा।
10 to the power minus 3 x डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 to the power minus 6 to the power 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो x अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 to the power 21 आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यानी कि जब 200 मिलीग्राम N2O में से तुम 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल N2O के निकाल देते हो तो तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स बचते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स बचते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री का एक लेवल ऊपर का प्रॉब्लम है। देखो कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो कह रहा है द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। तो भाई सबसे पहले मैंने बोला ना कि स्टोइचियोमेट्री की कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है उसको प्रॉपरली बैलेंस्ड फॉर्म में लिखिए। तो जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है। अब स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि भाई अगर इसका 1 मोल है और इसका हाफ मोल है तो आपका वाटर का क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही भाई मैं क्या कर दूं, इसको 1 मोल दे दूं और उसको 100 मोल दे दूं तो ऐसा तो नहीं 100 मोल बन जाएगा या 1 ही मोल बनेगा, है ना। तो यहां फंडा आता है आपके लिमिटिंग रिएजेंट्स का। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में वो कंपोनेंट अगर हम उनके स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में, मतलब जितना अमाउंट रिएक्शन में दिया हुआ है उस रेशियो में नहीं लेते हैं तो कोई एक चीज लिमिटिंग रिएजेंट होती है और कोई एक चीज एक्सेस में होती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है, ठीक है। डिसाइड करता है यही कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आओ यहां पर हमको 4 ग्राम दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ भाई, 20 ग्राम दिया हुआ है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितने मोल हो गया, 4/2 मतलब 2 मोल तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और 20 बाई ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो 20/32 इतना है तुम्हारा ऑक्सीजन का मोल। अभी बताओ 1 मोल ऑक्सीजन को, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए कितना चाहिए होता है, तुमको चाहिए होता है ये 1/2। तो 2 को कितना चाहिए होगा, 1 चाहिए होगा। तो क्या यहाँ पर 2 के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 मोल दिया हुआ है ये एक्सेस में दिया हुआ है। अब और दूसरी चीज देखते हैं, 1/2 को चाहिए होता है 1, तो 1 को कितना चाहिए होगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो 20/32 को कितना चाहिए होगा, 40/32 चाहिए होगा। अब ये 2 देखा जाए तो ये तो 40/32 से ज्यादा ही है। तो इट मींस यहां पर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये थोड़ा सा बचेगा आफ्टर द रिएक्शन भी। तो भाई इसकी स्टोइचियोमेट्री मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसकी स्टोइचियोमेट्री डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो भाई हाफ अगर ये कंज्यूम होता था तो इससे कितना बनता था, 1 बनता था। अगर ये 1 कंज्यूम होता तो ये कितना बनता, 2 बनता। तो भाई अगर ऑक्सीजन 20/32 मोल कंज्यूम हुआ है तो वाटर कितना बनेगा, इसका डबल बनेगा। यानी कि इस रिएक्शन में वाटर के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 40/32 मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना। अब 40/32 मोल्स वाटर फॉर्म होंगे, लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ग्राम्स के टर्म में दिया हुआ, मास में दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी सब्सटेंस है उसके मोलर मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यार ये 2 से कट करो, 8 से ही कट कर दो, 5 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90/4 ग्राम। और 90/4 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22.5 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस इसका आंसर क्या हुआ कि जब कभी भी 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना है 20 ग्राम ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म करने के लिए तो आपका 22.5 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम,
ठीक है, ये होता है थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट फंड का फंडा, एक बार देख भी लेना सब लोग, नहीं तो मैं जब क्लास लूंगा सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म पे तो वहां पर इसको एक बार अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे और इसकी और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना जब भी तुम सब्सक्रिप्शन लेना तो मेरा कोड लगाना ना भूलना, ठीक है, इससे 10% तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलते हैं आगे। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने इस तरीके की एक प्रॉब्लम डिस्कस की भी थी, ठीक है, तो यहाँ फिर से देखना मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो अब तो ये इजी हो गया। क्या करना है हमको, अभी बताया था ना मैंने कि भाई 7 ग्राम N2O दिया हुआ है तो चुपचाप क्या करो, 7/44 ये मोल्स हो जाएंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 7Na/44। 20 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है तो 20 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब कितने मोल्स हो गए, 20/2 मतलब 10 मोल्स, तो 10 मोल्स का मतलब ये कितना हो गया, 10Na मॉलिक्यूल्स हो गए। 16 ग्राम NO2 दिया हुआ है ना, तो NO2 का मतलब क्या हो गया यार, 16 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का 14 होता है और ये 32 होता है, तो 32 और 14 46, इतने मोल्स हो गए, तो ये भाई कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 16Na डिवाइडेड बाई 46। और 16 ग्राम SO2 दिया हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 से कम ही आ रहा है, तो हाईएस्ट दिख कौन सा रहा है हमको, 10Na दिख रहा है, तो यानी कि जो 7 ग्राम अरे 20 ग्राम H2 दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे यहीं पर होंगे। ओके, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमारा अगला प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये सब लोग खुद से करके बताएं मुझे, ठीक है, इजी है, पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, तो क्या हो जाएगा भाई, करना क्या है, 4.25 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, इतने तुम्हारे ये आ गए मोल्स, और मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na, मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आए इसको आप खुद से करके देखिए, ठीक है, इजी है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। बस वहां पर क्या था, मास से रिलेटेड था, यहाँ पर तुम्हारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, वॉल्यूम से भी रिलेटेड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इस वाली स्लाइड में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास से रिलेटेड मोल के फॉर्मूले में बात कर तो ली है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होता है, ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था ये केवल ओनली फॉर गैसेस होता है, ओनली फॉर गैसेस। नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 होता है, तो भाई 15 लीटर अगर हाइड्रोजन दी हुई है और ये वाला फॉर्मूले में उसके मोलर मास से कोई भी मतलब नहीं होता, गैस के साइज से कोई भी मतलब नहीं होता, बस वॉल्यूम से मतलब होता है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, तो ये पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल्स होंगे, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन अगर देखा जाए तो तुम्हारा 0.5 ग्राम है डिवाइडेड बाई 2, 1/2 Na/4 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन अगर देखा जाए तो 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो 10 डिवाइडेड बाई 32, 10 डिवाइडेड बाई 32 मतलब 10 Na डिवाइडेड बाई 32 होगा। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है भाई, ये देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 आ रहा है ना, ये देखा जाए तो 1/4 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर वो है, ये 1/4 है, और ये अगर देखो तो 3/4 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी हाईएस्ट आएगी, तो इसका मतलब ये जो सब कुछ दिया हुआ है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन जो एसटीपी पे दी हुई है उसमें होंगे। नेक्स्ट, अब देखो जैसे अभी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, मैं यही बोल रहा था कि जब एटम की बात करें तब थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपके पास कोई एक टेट्रा एटॉमिक गैस है और उसका 0.1 मोल दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो टेट्रा एटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक गैस का मतलब जैसे आपका हाइड्रोजन है वो डाई एटॉमिक है, ठीक है, हीलियम है वो मोनो एटॉमिक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स किसी गैस के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। तो टेट्रा एटॉमिक एटम का मतलब क्या होता है कि उसके वन मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे, है ना भाई, तो अगर तुम्हारे पास 0.1 मोल मॉलिक्यूल है
और ये टेट्रा एटॉमिक है तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.1 मोल एटम हो जाएगा। तो 0.4 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे। अब सॉल्व तो कर सकते हैं हम। 0.4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। और ये कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो कोई देखो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो अब ये जब आप प्रीवियस ईयर वगैरह भी डिस्कस करेंगे और भी क्विजेस डिस्कस करेंगे तो जस्ट स्टिक टू द कंसेप्ट ना, कोई भी प्रॉब्लम कठिन नहीं होती है। और आज मैं बता ही दिया हूँ कि इस सीरीज में हम केवल और केवल सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में जिस तरीके की मोल की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम इक्विवेलेंट से रिलेटेड एंड फैक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको रेडॉक्स वाली प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोंट गेट पैनिक कि क्या हो रहा है, इसमें इक्विवेलेंट वाली नहीं कराई जा रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि how many grams of NaOH should be added to water to prepare 250 ml solution of 2m solution। मतलब आपको 2 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है NaOH का, ठीक है। तो कितने ग्राम, तो बस थोड़ा सा आगे आ गए हम, मोल से अब आगे आ गए मोलरिटी पे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में ना। तो नंबर ऑफ मोल, अब देखो मोलरिटी दी हुई है 2, ठीक है। हमसे ग्राम पूछा जा रहा है तो हम पहले मोल्स निकालेंगे ना कि कितने मोल्स चाहिए। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है। तो 250 ml को हम यूज नहीं कर सकते यहाँ फॉर्मूले में, क्योंकि हमको फॉर्मूले के हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, लीटर में जो वॉल्यूम है वो रिक्वायर्ड है। तो लीटर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/4 लीटर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। तो भैया ये सोल्यूशन तैयार करने के लिए हमको कितने मोल की जरूरत है, 2 इंटू 1/4 की जरूरत है, यानी कि 1/2 मोल की जरूरत है। और ये किसके मोल्स हैं, NaOH के मोल्स हैं। NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास दैट टू इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो कितना मोल चाहिए भाई, हाफ मोल चाहिए। मास चलो निकाल लेते हैं, ये 40 है तो W कितना चाहिए होगा भाई 20 ग्राम्स। यानी कि ये जो भी सोल्यूशन कह रहा है बनाने को उसके लिए तुमको कितना चाहिए 20 ग्राम NaOH 250 ml में ऐड करना होगा, तब जाके ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये देखो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, जिसको भी दिक्कत हो रही थी अब वो देख सकता है। ये थोड़ा सा अच्छा और इसमें कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं बोला ना बेसिक से आप स्टिक करके रखिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होने वाली है। देखो क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.334% ऑफ आयरन बाय वेट, है ना। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो देखो ये प्रॉब्लम बहुत प्यारी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखा जाए। और देखो जब भी कुछ गिवन अमाउंट ना दिया हो, परसेंटेज में बात कर रहा हो और आपको कुछ एज्यूम करना हो, तो सबसे अच्छा एजम्पशन होता है कि आप 100 मान लीजिए, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब कोई कहे भैया W मान के नहीं चल सकते, चलोगे यार W मान के चलोगे, एक स्टेप फालतू में बढ़ेगा, चीजें चेंज होने वाली नहीं है। तो जब परसेंटेज की बात कर रहा हो तो क्वेश्चन का कंडीशन देखा कीजिए और 100 एजम्पशन सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 0.334% आयरन बाई वेट। अब बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो हीमोग्लोबिन हमने लिया है, अगर हमने हीमोग्लोबिन 100 ग्राम लिया हुआ है तो उसमें 0.334 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है ना, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन मान लेते हैं। तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आयरन कितना हो जाएगा 0.334 ग्राम हो जाएगा एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो भैया हीमोग्लोबिन के मोल्स कितने हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 67200 मोल होंगे कि नहीं होंगे। तो तुमने चुपचाप ये निकाल लिया हीमोग्लोबिन के नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन पूछ रहा है कि अच्छा इस हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम्स होंगे। तो चलो हम लोग हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला मान लेते हैं कि इसमें n एटम्स होंगे और इसका ये फॉर्मूला है।
हमने हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या मान लिया, FeNA। तो इससे क्या समझ आया कि हीमोग्लोबिन के एक एटम में n एटम्स आयरन के हैं, या फिर ये कह लो हीमोग्लोबिन के एक मोल में n मोल आयरन के हैं। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू n इंटू मोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, सारी दी हुई इंफॉर्मेशन। तो भाई आयरन का मोलर मास होता है 56, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.334 बाई 56 मोल। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हो गया। दूसरे एजम्पशन से ये कितने हो जाएंगे, n इंटू, और मोल्स ऑफ हीमोग्लोबिन हमने निकाल रखा है कितना, 100 डिवाइडेड बाई 67200। काट दो भाई, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.334 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 672। तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये 56 1, फिर ये 2, ठीक है। तो ये 12 इंटू 0.334 आ रहा है, और 12 इंटू 0.334 मतलब 0.334 का मतलब होता है 1/3, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यानी कि इस दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके हिसाब से एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके आयरन के 4 एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ठीक है। इसको एक बार और देख लेना जिसको ना समझ आया हो, मैंने बहुत प्यार से समझाया इसको, ठीक है भाई। देखो फिर से आ गई आपकी स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम, और यहां पर भी यूज होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या है, आओ देखते हैं। देखो कह रहा है कि 2SO2O2 और इससे बन रही है 2SO3। कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, है ना। मतलब इसमें जितना रिएक्शन हो सकता है वो हम मैक्सिमम 100% यील्ड लेके चल रहे हैं, है ना। तो क्या करेक्ट होगा, तो पहले हम वो करा लेते हैं रिएक्शन ना। तो स्टोइचियोमेट्री जब भी सॉल्व करनी है, दिमाग में पहला चीज क्या रखना है कि हमको सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, 2SO2 प्लस O2 और ये क्या, 2SO3। स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है कि भाई तुमने अगर 2 मोल SO2 लिया है तो उसको अगर एक ही मोल तुम ऑक्सीजन डाल दो तो पूरा 2 मोल तुम्हारा क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, और ये 0 बचेगी। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने 1 मोल ये लिया है और 1 मोल ये भी लिया है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसको 0 मान लो। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है 1 मोल SO2 है और 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। चलो देखते हैं आफ्टर रिएक्शन क्या होगा। देखो 2 मोल को कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 को कितना चाहिए होगा, आधा चाहिए होगा। और यहाँ कितना मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है, तो यानी कि 1 ये तो क्या हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। मतलब इन दिस रिएक्शन SO2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है क्या चीज, प्रोडक्ट के अमाउंट को। तो भाई दिस वन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम कंप्लीटली, यानी कि ये बचेगा 0 मोल, है ना। और ये कितना, भाई 2 को 1 चाहिए था तो 1 को आधा ही चाहिए था, तो यानी कि ये केवल हाफ कंज्यूम होगा, तो ये बचेगा कितना, 0.5 मोल। 2 मोल से 2 मोल बनता है तो 1 से कितना बनेगा, 1 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा आफ्टर रिएक्शन, 1 मोल, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का अच्छा खासा डिस्कशन करूंगा मैं अपने सब्सक्रिप्शन क्लास में, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और मेरा कोड यूज कीजिए, दैट इज SHUBH। डिस्काउंट भी मिलेगा और क्लास भी मिलेगी मस्त, ठीक है। तो ये देखो फाइनल कंपोजिशन आ गई है। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। कह रहा है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो क्या ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो ये पूरा कंज्यूम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। 1 मोल ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सामने दिख रहा है 1 मोल SO3 प्रोड्यूस हो रहा है। 0.45 मोल ऑफ SO2 इज रिमेन्ड। भाई SO2 अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिमेन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो गया। ऑल ऑफ दीज, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, वो ऑप्शन जिसमें 1 मोल SO3 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको बहुत मस्त कंसेप्ट है ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला। मोल बढ़िया से समझो पहले बेसिक, पहले स्टोइचियोमेट्री क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये इक्विवेलेंट की हल्की सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने सोचा एक डाल ही देते हैं, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कह रहा है इफ द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज x ग्राम,
containing y gram of metal, the equivalent weight of metal will be। जैसे देखो जब मोल की बात करते हैं तो हम मोलर रेशियो में सबको करते हैं ना कि यार अभी हमने वो पहला क्वेश्चन किया कि हाइड्रोजन एटम का, अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो अमोनियम सल्फेट का 1/12 होगा, मतलब हम उन स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के टर्म में बात करते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट का फंडा ये होता है कि दो चीजें हमेशा सेम इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं CO3 ले लूं, तो मोल के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा भाई कैल्शियम का 1 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, ऐसे लिखूंगा मैं। लेकिन जब इक्विवेलेंट के टर्म में बात होती है तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन सबके इक्विवेलेंट सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो ये फंडा होता है कि कोई भी चीज जो कंबाइन कर रही है, चाहे वो रिएक्शन में हो चाहे वो कंपाउंड के एटॉमिक कंपोनेंट्स में हो, उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब ये कह रहा है देखो कि इफ द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज x ग्राम कंटेनिंग y ग्राम ऑफ मेटल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, तो मान लेते हैं E होगा। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ये सब लोग जानते भी होंगे। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो मेटल का तो इक्विवेलेंट वेट पता नहीं है हमको, तो मान लेते हैं भाई। तो y ग्राम मेटल है तो E अगर इक्विवेलेंट वेट है तो y बाई E इक्विवेलेंट्स होंगे। और क्लोराइड क्या है, अगर x ग्राम क्लोराइड है तो 35.5 होता है क्लोराइड का, ठीक है। तो इस हिसाब से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35.5 y बाई x आ जाएगी। एक सेकंड, कुछ ऊपर नीचे हुआ है। इफ द वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज x ग्राम, अच्छा मेटल क्लोराइड है, सॉरी, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड भी होगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड x ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड x ग्राम, तो मेटल क्लोराइड का कितना हो जाएगा, x बाई 35.5 प्लस E होगा, ठीक है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता वो भी करेक्ट होता, खैर मल्टी करेक्ट आप लोग को करना नहीं है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y 35.5 प्लस E इज इक्वल टू एक्स ई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35.5 y इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वाई, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा E इज इक्वल टू 35.5 y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेना, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। चलते हैं देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है। ये भी देखो स्टैचोमेट्री की ही प्रॉब्लम है, वही फंडे को ध्यान से देखना है। तो 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी। तो भाई एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल फॉर्मूला, है ना। 10 ग्राम तुमने ये ले लिया है, 64 ग्राम ये ले लिया है, तो इनके मोल्स कितने हो जाएंगे, 5 मोल। 5 मोल कैसे, 10/2, और 64 मतलब ये हो जाएगा 2 मोल। और इनिशियली ये 0 मोल है इनिशियल। तो फिर से यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला लगाइए। हाइड्रोजन को एक को हाफ चाहिए होता है ना, एक को हाफ चाहिए होता है, तो 5 को कितना चाहिए होगा, 2.5 चाहिए होगा। तो क्या ये 5 मोल कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब देखो हाफ को 1 चाहिए, तो 1 को 2 चाहिए, तो 2 को कितना चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, तो इसको 5 मिल रहा है, तो यानी कि दिस वन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 0 बचेगा लास्ट में। और ये कितना कंज्यूम हो जाएगा, 5 माइनस 4, ये 1 मोल बचेगा लास्ट में। और इस हिसाब से देखा जाए हाफ से 1 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा, ओके। 2 से 4 बनेगा, तो आपका फाइनल कंपोजिशन ये है। ये तो केवल वाटर पूछा हुआ है, आप हाइड्रोजन इतना बचेगा, ये इतना बचेगा, और वाटर कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलते हैं आगे। ये देखो ये दो सीक्वेंस लगा दिया है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, ये भी स्टिक टू द कंसेप्ट इजीली हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, S8 प्लस 8 O2 गिविंग 8 SO2, और दूसरी रिएक्शन दिया हुआ है 2 SO2 गैसियस प्लस O2 गिविंग 2 SO3। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल S8, ठीक है। तो अब आओ देखते हैं यहाँ पर पहली रिएक्शन देखते हैं।
S8 है और 8O2 है, इससे क्या बन रहा है 8SO2 बन रहा है। तो पहले तुमको क्या दे रखा है 1 मोल एसिड दिया हुआ है, तो 1 मोल एसिड दिया हुआ और ये तुम एक्सेस में डाल दो, तो यानी कि यहाँ पर S8 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 मोल से कितना बन जाएगा ये 8 मोल SO2 बन जाएगा। लेकिन हमको बताना किसके बारे में SO3 के बारे में बताना है, तो SO2 से SO3 की तरफ चलो चलते हैं। तो रिएक्शन क्या दी हुई है 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3, क्या कह रहा है ये 2 मोल से 2 मोल बनेगा, तो भैया 8 मोल से कितना बनेगा 8 मोल ही बनेगा ना, तो यानी कि आंसर आपका क्या होगा 8 मोल SO3। बट ऑप्शन में दिया हुआ मास के टर्म्स में, तो SO3 का मोलर मास कितना होता है 80 ग्राम पर मोल, तो मास कितना हो जाएगा, आप मोल्स ले लो 8 और मोलर मास 80, तो यानी कि 640 ग्राम विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिए हुए कंडीशन के हिसाब से आपके 640 ग्राम SO3 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको अगली स्लाइड में मैं क्या कराऊंगा। मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, एक बार जो लोग नहीं थे उनको भी कंक्लूड कर देता हूँ कि मैं हर चैप्टर को बहुत बेसिक से अपर लेवल की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा हर स्लाइड में, और हर चैप्टर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन हर तरीके के करा दिए जाएं, और हर तरीके में वो भी बहुत तोप क्वेश्चन। मैं अपना यहाँ ज्ञान नहीं दिखाने आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ मेरा मतलब है कि आपको बस समझा दूं, आपको तैयार कर दूं नीट के लिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो नीट के रिलेवेंट हैं, ठीक है, जो आपके करिकुलम के रिलेवेंट है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता। और इन्हीं में मैं आपके जितने भी PYQs हैं उन सबको डिस्कस करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इनको छोटे छोटे वीडियोस में निपटाया जाए, क्योंकि एक साथ अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूँ 150-200 क्वेश्चन करा देता हूँ तो आप ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप जैसे जैसे मैं कराता हूँ उसको फॉलो करते चलिए, फॉलो करते रहेंगे तो आपका ये बहुत इजीली कवर भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, और चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो आज मैंने अभी ये देखो शीट में बहुत बेसिक बेसिक मोल की चीज़ें कराई हैं, और जो लोग अभी आए हैं उनको ये भी बता दूं कि अभी मैं केवल मोल की बात कर रहा हूं, मैं अभी इक्विवेलेंट की डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट के टर्म में स्टोइचियोमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये तब करूंगा जब मैं रेडॉक्स पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको n फैक्टर निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़िए, ताकि मैं पूरी तरीके से इसको आपको कवर करा सकूं। वहाँ सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस भी होंगी, तो यहाँ जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करूँगा, और उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन पे मेरा कोड यूज़ कीजिए SHUBH, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगली जो मेरी स्लाइड होगी वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे ही होगी। ठीक है, और अभी मेरी 3 स्लाइड्स और बची हुई हैं इस पे। ठीक है, तो 3 स्लाइड्स और मोल के बेसिक कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे, तब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे करेंगे। आज जो पार्ट 2 है वो 8 बजे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म मिला हुआ है, प्लीज़ उसको भरिए, टाइम अगर आपके पास है तो उसको प्लीज़ भरिए, उससे हमको और मदद मिलेगी कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से और चेंजेस किए जाएं तो आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो फिलहाल इसको करिए आप लोग, और सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरा कोड यूज़ कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगले पार्ट में भी हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। 8 बजे मिलते हैं आपसे।